इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इन 10 मिनट वीडियो सीरीज में आज हम कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 2 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल धारणाएं का शेष भाग सीखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन स्टॉक एंड फ्लो, अर्थात निवेश की अवधारणा, मूल्यह्रास की धारणा और स्टॉक और प्रवाह। एंड दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ रामपाल, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के बारे में सीखा था। अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि। अब इसी अध्याय को हम आगे पूरा करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है निवेश की धारणा तथा प्रकार, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप। तो निवेश क्या होता है? उत्पादन के कारकों के स्टॉक को पूंजी कहा जाता है। यह उन मानवकृत वस्तुओं यानी मेन मेड गुड्स का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। किसी उत्पादक के पास पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा उतनी ही उसकी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने की क्षमता अधिक होगी। उत्पादक सदैव यह प्रयत्न करता है कि उसके पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती रहे, जिससे उसके उत्पादन करने की क्षमता समय के साथ साथ बढ़ती रहे। एक वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को उस वर्ष का निवेश कहा जाता है। इसे एक सूत्र के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, I इक्वल्स टू डेल्टा के। यहाँ I मतलब निवेश और डेल्टा के यानी कि पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। अतः निवेश है वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में जो परिवर्तन हुआ है उसे कहते हैं। पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। तो निवेश का एक दूसरा नाम है पूंजी निर्माण। अतः निवेश तथा पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। संक्षेप में कहें तो निवेश है वो पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। तो ये था हमारा निवेश का अर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे निवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश के दो घटक होते हैं, स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। तो सबसे पहले जानते हैं स्थिर निवेश क्या होता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों के स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि होना है। यानी एक साल में एक उत्पादक की जितनी फिक्स्ड एसेट बढ़ जाती है उतना ही उसका स्थिर निवेश कहलाता है। उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट तथा मशीनरी आदि की खरीद पर किया गया खर्च स्थिर निवेश कहलाता है। उदाहरण के लिए एक वर्ष के आरंभ में उत्पादक के स्टॉक में 5 मशीनें थीं। वर्ष के अंत में उसके पास 7 मशीनें हो जाती हैं तो वर्ष के दौरान उसके स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में 2 मशीनों की वृद्धि हो जाती है। यानी अन्य शब्दों में कहें तो उसके स्थिर निवेश में 2 मशीनों की वृद्धि है वो हो चुकी है। स्थिर निवेश का जो सूत्र है, लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के आरंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक, यानी कि फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग स्टॉक माइनस फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग स्टॉक। स्थिर निवेश का दूसरा नाम स्थिर पूंजी निर्माण भी है। इसका अर्थ है स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि है जिसका कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारा अर्थ स्थिर निवेश का। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे स्थिर निवेश का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। स्थिर निवेश से अभिप्राय उत्पादकों के
स्थिर संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि से है। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका अर्थ है कि प्लांट और मशीनरी की संख्या में वृद्धि है। इसकी वजह से यानी स्थिर निवेश अधिक करने की वजह से उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होती है। जब प्लांट तथा मशीनरी की संख्या या आकार बढ़ता है तो उत्पादक छोटे पैमाने के उत्पादन की अपेक्षा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगते हैं। उत्पादन के पैमाने में वृद्धि का अर्थ है उत्पादन के स्तर में वृद्धि। इस प्रकार स्थिर पूंजी निर्माण अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर को बढ़ाता है। यह समृद्धि और विकास का सूचक होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में स्थिर निवेश बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारे निवेश का दूसरा प्रकार है माल सूची निवेश या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। किसी एक समय बिंदु पर उत्पादकों के पास उत्पादन का जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तुएं यानी कि जो बिल्कुल तैयार है परंतु बिकी नहीं है, बिना बिकी वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, उत्पादन की प्रक्रिया में वस्तुएं भी कहा जाता है, अर्थात इन पर अभी कुछ काम करना बाकी है, तथा कच्चा माल, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। इसे ही माल सूची स्टॉक कहा जाता है। समय के साथ साथ स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। वर्ष के दौरान माल सूची में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं, अर्थात यह वह निवेश कहलाता है जो उत्पादक अपने स्टॉक में करता है। ये जो स्टॉक तैयार वस्तुओं का हो सकता है, अर्ध तैयार वस्तुओं का यानी वर्क इन प्रोग्रेस, और कच्चा माल रॉ मटेरियल। माल सूची निवेश का जो सूत्र है, लेखा वर्ष के अंत में माल सूची का स्टॉक माइनस में लेखा वर्ष के आरंभ में माल सूची का स्टॉक, यानी कि सेम वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। माल सूची निवेश का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करने के उद्देश्य से माल सूची को बनाए रखा जाता है। पूर्ति की कमी से निपटने के लिए कच्चे माल की माल सूची आवश्यक होती है। तैयार वस्तुओं की माल सूची बनाने का उद्देश्य मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करना होता है। तो ये था हमारा माल सूची निवेश का महत्व। और आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास की धारणा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्ष के दौरान स्थिर संपत्तियों अथवा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है। अर्थात एक उत्पादक ने जितना भी व्यय अपनी स्थिर संपत्तियों को खरीदने में अथवा माल सूची स्टॉक को खरीदने में किया है उसका योग सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश का सूत्र है लेखा वर्ष के दौरान स्थिर संपत्तियों को खरीदने पर किया गया व्यय प्लस लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक पर किया गया व्यय। सकल निवेश में किसी घिसी पिटी परिसंपत्तियों के स्थान पर नई परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय भी शामिल होता है। स्थिर संपत्तियों का अनेक वर्षों तक बार बार उपयोग किया जाता है, किंतु उनके उपयोग होने की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। इनकी टूट फूट अथवा अप्रचलन अथवा आकस्मिक हानि होने पर इनके पुनः स्थापन की आवश्यकता पड़ती है। स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन के कारण उनका पुनः स्थापन सकल निवेश का एक भाग होता है, किंतु इसके कारण पूंजी के विद्यमान स्टॉक में कोई शुद्ध वृद्धि नहीं होती। इससे केवल विद्यमान पूंजी स्टॉक बना रहता है। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सीखते हैं। उत्पादक ने एक साल में जितना भी ग्रोस व्यय किया उसमें हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट शामिल होता है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट शामिल होता है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फिक्स्ड एसेट पर किया गया व्यय, तो ये जो व्यय होता है इनमें कुछ ऐसा होता है जो हमने नई मशीनों को खरीदने के लिए किया है। इस इन्वेस्टमेंट कुछ व्यय ऐसा होता है जो हमने वर्तमान मशीनों की टूट फूट या उनमें घिसावट आदि होने के कारण उन पर व्यय किया है। तो इस घिसावट या टूट फूट के कारण इन
मशीनों के मूल्य में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इस डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारा नेट स्टॉक है उसमें वृद्धि नहीं होती, बल्कि वो उतना ही लेवल बना रहता है। इसको थोड़ा आगे विस्तार से सीखते हैं। अतः सकल निवेश में से किसी स्थिर संपत्तियों के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को यदि घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश ज्ञात हो जाता है। अन्य शब्दों में कहें तो सकल निवेश यानी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से स्थिर संपत्तियों के मूल्य ह्रास को घटाने से हमें शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध निवेश नेट इन्वेस्टमेंट है, वो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। या फिर सकल निवेश को भी हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। शुद्ध निवेश में यदि हम डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो हमें सकल निवेश प्राप्त हो जाएगा। केवल शुद्ध निवेश के कारण ही पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है। मूल्य ह्रास से केवल घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन किया जाता है। इससे पूंजी के विद्यमान स्टॉक को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सकल निवेश में के डेप्रिसिएशन घटाने पर हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होता है, और शुद्ध निवेश ही पूंजी की स्टॉक में वृद्धि को प्रकट करता है। अब हम सीखते हैं शुद्ध निवेश का महत्व। शुद्ध निवेश से अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। इससे उत्पादकों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, इससे उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होती है, तदनुसार उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। यह समृद्धि तथा विकास का सूचक होता है। शुद्ध निवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। अतः हम कह सकते हैं भारत जैसे देश में शुद्ध पूंजी निर्माण से श्रम की बेरोजगारी कम होती है, प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, इससे विकास की गति और तेज होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का अध्ययन करेंगे, मूल्य ह्रास की धारणा, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मूल्य ह्रास क्या होता है? जब स्थिर संपत्तियों जैसे प्लांट तथा मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें सामान्य टूट फूट या आकस्मिक हानि के कारण उसके मूल्य में कमी हो जाती है। उनका मूल्य तब भी घट जाता है जब एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी तथा मांग में परिवर्तन के कारण उनका अप्रचलन हो जाता है। तो सामान्य टूट फूट, आकस्मिक हानि की सामान्य दर तथा प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर संपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि को मूल्य ह्रास कहा जाता है। मूल्य ह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये मूल्य ह्रास का दूसरा नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग। इसका अर्थ है उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिर पूंजी के मूल्य का उपभोग या ह्रास है। मूल्य ह्रास के कारण कुछ समय के पश्चात स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन आवश्यक हो जाता है। स्थिर संपत्तियों के पुनः स्थापन हेतु फंड या कोषों का प्रावधान करना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः इस कोष का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से सीखते हैं। यदि एक मशीन की लागत 10 लाख रुपए है और इसके उपयोग की प्रत्याशित जीवन अवधि 10 वर्ष है, तो कोष का वार्षिक प्रावधान 10 लाख भाग में 10 यानी कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष होता है। इसे मूल्य ह्रास आरक्षित कोष, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटी सी शब्दावली सीखेंगे। प्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है? अप्रचलन का अभिप्राय है भी कोई मशीन अब चलन में नहीं है। तो ये अप्रचलन दो प्रकार का हो सकता है, प्रत्याशित और अप्रत्याशित। प्रत्याशित यानी जिसकी हम अनुमान लगा सकते हैं, और अप्रत्याशित जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। प्रत्याशित शब्द का शाब्दिक अर्थ है आशा के अनुरूप। प्रत्याशित अप्रचलन यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की अवधारणा को समझना आवश्यक है। यह भी जानना आवश्यक है कि प्रत्याशित अथवा पूर्व ज्ञान अप्रचलन
तथा अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित अप्रचलन में अंतर को समझा जाए। प्रत्याशित अप्रचलन दो कारणों से हो सकता है। पहला है प्रौद्योगिकी में परिवर्तन यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में एलईडी टेक्नोलॉजी की खोज के कारण रंगीन टीवी बनाने वाला प्लांट अप्रचलित हो जाता है। दूसरा इसका कारण हो सकता है मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब भी उनके मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के लिए जब चमड़े के जूतों के मांग बढ़ने लग जाए तो रबड़ के जूते बनाने वाला प्लांट अप्रचलित हो जाता है। अब हम सीखेंगे अप्रत्याशित अप्रचलन, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नाम से स्पष्ट है, अनएक्सपेक्टेड यानी इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। इसके दो कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ तथा आग, या आर्थिक मंदी के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट। अब हमने इसका अध्ययन क्यों किया है? स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में हानि जो अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण होती है उसे पूंजीगत हानि कहा जाता है। यह हानि मूल्यह्रास अथवा मूल्यह्रास आरक्षित कोष का भाग नहीं होती, यानी कि प्रत्याशित अप्रचलन को हम डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं और अप्रत्याशित को हम काउंट करते हैं कैपिटल लॉस में। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे मूल्यह्रास आरक्षित कोष का महत्व। मूल्यह्रास आरक्षित कोष का उद्देश्य उत्पादकों की घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन करना होता है। यदि इस फंड की स्थापना न की जाए तो घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन नहीं हो सकता है। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन नहीं किया जाता तो इसका अर्थ है उत्पादकों का पूंजी स्टॉक में कमी होना है, जिसका आगे अर्थ निकलता है उनकी उत्पादन क्षमता का घटना और इससे उत्पादन का स्तर गिरता है। इसके साथ साथ आय तथा रोजगार का स्तर भी गिरेगा। इन सब के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में पहुंच जाएगी और यह अर्थव्यवस्था निम्न स्तर संतुलन जाल, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। यह वह स्थिति होती है जब निम्न आय के कारण मांग घटती है और मांग घटने से उत्पादन घटता है और उत्पादन घटने से एक बार फिर आय घट जाती है और इस प्रकार ये चक्कर चलता रहता है और अर्थव्यवस्था मंदी के जाल में फंस जाती है। अब हम आज की क्लास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक तथा प्रवाह क्या होते हैं? अर्थशास्त्र में पूंजी, आय, मुद्रा, बचत, निवेश, ब्याज आदि विस्तृत प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इनमें से कुछ स्टॉक अवधारणा है तथा अन्य प्रवाह अवधारणा होती है। अतः स्टॉक तथा प्रवाह में भेद करने के लिए इनका अर्थ समझना आवश्यक है। तो पहले सीखते हैं हम स्टॉक का अर्थ। समय के एक निश्चित बिंदु पर मापे जाने वाले आर्थिक चर को स्टॉक कहते हैं, यानी कि समय के एक निश्चित पॉइंट पर ही मापे जाते हैं। उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट से बाद इनका जो मूल्य है वो बदल सकता है। उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2022 को आपके बैंक खाते में 10,000 रुपये हो सकते हैं तथा 10 जनवरी 2022 को आपके खाते में 25,000 रुपये हो सकते हैं। इन मात्राओं को स्टॉक कहा जाता है क्योंकि समय के एक विशेष बिंदु पर ही इन्हें मापा जाता है। पूंजी तथा मुद्रा की मात्रा यानी परिमाण स्टॉक के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त संपत्ति, श्रम बल, पूंजी, एक देश में मुद्रा की पूर्ति, बैंक जमा, टंकी में जमा पानी इत्यादि स्टॉक अवधारणाएं हैं। अब हम सीखते हैं प्रवाह का क्या अर्थ होता है। प्रवाह नाम से स्पष्ट है, प्रवाह यानी कि बहना। इसमें हम समय के दो बिंदुओं के बीच में किसी आर्थिक चर को मापते हैं। देखते हैं
प्रवाह समय की एक निश्चित अवधि में मापे जाने वाले आर्थिक चर को कहते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति प्रति माह 25,000 रुपये वेतन प्राप्त करता है, तो इसका अभिप्राय है कि महीने की 1 तारीख से लेके महीने की अंतिम तारीख तक का उसका सभी दिनों का वेतन उसमें शामिल है। तो यह एक प्रवाह धारणा है क्योंकि इसमें पूरे महीने का वेतन शामिल होता है। इसे प्रवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जाता है। अब ये समय अवधि समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होती है, जैसे 1 घंटा, 1 दिन, 1 माह या 1 वर्ष। इसी प्रकार आय जो होती है वह है, उत्पादन है, उपभोग है, ब्याज, मुद्रा, पूंजी निर्माण, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, पूंजी पर ब्याज और छत की टंकी से पानी का रिसाव इत्यादि प्रवाह अवधारणाएं हैं। अब हम सीखेंगे स्टोक और प्रवाह में अंतर और संबंध। स्टोक और प्रवाह। स्टोक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है, जबकि प्रवाह का संबंध समय की एक निश्चित अवधि से होता है। स्टोक का समय काल नहीं होता, ये केवल एक ही पॉइंट पर मापा जाता है। प्रवाह का समय काल होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष आदि। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है। इसी तरह प्रवाह भी स्टॉक को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मुद्रा की पूर्ति में मासिक वृद्धि से या लगातार वृद्धि से मुद्रा की मात्रा यानी मुद्रा के स्टॉक में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में कुछ अवधारणाओं का कोई स्टॉक पहलू नहीं होता, ये केवल प्रवाह ही होती हैं, जैसे आयात तथा निर्यात। आयात तथा निर्यात का केवल प्रवाह अवधारणाओं के रूप में ही प्रयोग होता है। अब हम इनके बीच में संबंध को जानते हैं। कुछ आर्थिक स्टॉक चरों का प्रवाह पहलू भी होता है, यानी दोनों होते हैं, स्टॉक भी होते हैं और प्रवाह भी होते हैं। उदाहरण के लिए समय के एक निश्चित बिंदु पर पूंजी है वो एक स्टॉक कहलाती है, किंतु पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती रहे, अर्थात 1 वर्ष के दौरान पूंजी का निर्माण एक प्रवाह अवधारणा है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे, स्टॉक और प्रवाह में अंतर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने जाना निवेश की धारणा और निवेश के प्रकार। उसके बाद हमने सकल निवेश, शुद्ध निवेश और मूल्यह्रास की धारणा को सीखा। उसके बाद हमने स्टॉक और प्रवाह का अर्थ जाना और अंत में हमने सीखा स्टॉक और प्रवाह में अंतर। दिस क्लास इज प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ रामपाल, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।